आज की ये कहानी सपनों के शहर मुंबई से है, जहां 20 अक्टूबर 2011 को दो दोस्तों के सपने हमेशा हमेशा के लिए टूट जाते हैं। और इस केस में सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस क्राइम को वहां खड़े 50 से भी ज्यादा लोग देख रहे थे और उनमें से किसी ने भी इस क्राइम को रोकने की कोशिश नहीं की। ये कहानी उस पिता की अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की भी है। चलिए आज का ये केस शुरू करते हैं, जो है द मर्डर विच गेव अस हीरोज। 20 अक्टूबर 2011 हम सभी घर बैठे हुए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच देख रहे थे। उसी तरह मुंबई के अंधेरी क्षेत्र में 7 दोस्त, जिसमें किनन सैंटोस और उसकी गर्लफ्रेंड प्रियंका फर्नांडिस के साथ रूबेन फर्नांडिस और उसके 4 दोस्त अंबोली बार और किचन में बैठकर ये मैच एंजॉय कर रहे थे। 10:30 बजे ये लोग बार से बाहर निकलते हैं और एक पान की दुकान के सामने खड़े रहकर बातचीत कर रहे थे। 4 से 5 लोग नशे की हालत में वहां आते हैं और उनके साथ खड़ी हुई लड़कियों को अभद्र तरीके से हाथ लगाते हैं और उन पर गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। इसे देख किनन और रूबेन सैंटोस उन्हें रोकते हैं और इस ग्रुप के लीडर जितेंद्र राणा को एक थप्पड़ लगाते हैं। जितेंद्र राणा और उसके ग्रुप मेंबर्स ने किनन सैंटोस और उनके दोस्तों को धमकी दी कि वो उन्हें मार देगा। और ठीक 15 मिनट बाद जितेंद्र राणा अपने साथ और 15 लोगों को साथ लेके आता है और सभी के पास हथियार थे। किसी के पास चाकू तो किसी के पास बाम्बू तो किसी के पास हॉकी स्टिक। और वो सारे लोग रूबेन फर्नांडिस और किनन सैंटोस को मारना शुरू करते हैं। उन गुंडों में से एक शख्स प्रियंका की तरफ बढ़ता है। उसी समय किनन प्रियंका को सामने धक्का देता है और वो शख्स किनन को जमीन पर गिरा देता है और उस पर चाकू से 4 से 5 बार प्रहार करता है। उसी तरह रूबेन को भी उन्होंने बुरी तरह से मारा था। इस हादसे के बाद किनन और रूबेन दोनों को मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पहुंचते ही डॉक्टर्स ने किनन को डेड घोषित किया। रूबेन को आईसीयू में एडमिट किया गया और अगले ही दिन पुलिस ने इस केस के 4 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें जितेंद्र राणा, सुनील बोध, सतीश दुलगर और दीपक तिवाल को गिरफ्तार किया। बट पुलिस ने जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनके सामने चौंका देने वाली एक बात सामने आई। वो ये था जब प्रियंका ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बताया कि इस क्राइम को होते हुए वहां खड़े हुए 50 से भी ज्यादा लोग देख रहे थे, बट उनमें से कोई भी सामने नहीं आया। प्रियंका ने पुलिस को ये भी बताया कि उन्होंने 100 नंबर को डायल किया था, बट वो कॉल उस दिन 20 मिनट तक होल्ड पर चला गया और जब तक उनका फिर से रिवर्ट आया तब तक किनन सैंटोस और रूबेन फर्नांडिस गहरी रूप से घायल हो चुके थे। और 30 अक्टूबर 2011 को रूबेन फर्नांडिस की इस क्राइम की वजह से मौत हो जाती है। पुलिस ने जब उन 4 क्रिमिनल से इन्वेस्टिगेशन किया तब उन्हें ये पता चला कि इन क्रिमिनल्स को वो चाकू और वो धार वाले हथियार वहाँ एक नारियल पानी वाली बेचने से खरीदे गई थी और वो सारे हथियार या तो खरीदे गए थे या तो कहीं से चुराई गई थी। हादसे के 2 महीने बाद पुलिस ने इन क्रिमिनल्स के ऊपर एक 416 पेज की चार्जशीट फाइल की और इस केस को मार्च के महीने में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया और इस केस को पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम को सौंपा गया। उज्जवल निकम वही वकील है जिसने 26/11 मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद कसाब को फांसी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी और 1993 मुंबई में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में याकूब मलिन जैसे आतंकवादी को भी फांसी की सजा दिलाई थी। इस केस का ट्रायल नवंबर 2012 में शुरू हुआ, बट जैसे इंडिया में हर केस में होता है इस केस में भी हुआ, जब इस केस को 25 से भी ज्यादा बार पोस्टपोन किया गया और कई बार तो इस केस से जुड़े हुए 4 डिफेंस लॉयर्स ही कोर्ट में अवेलेबल नहीं होते। और 1 साल बाद भी जब ये केस क्लोज नहीं हुआ, इस केस में फीमेल विटनेसेस को ध्यान में रखकर इस केस को स्पेशल वुमेन्स कोर्ट में ट्रांसफर किया गया और उस केस से जुड़े सभी अपराधियों को मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में रखा गया। और उन क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए किनन के दोस्त अविनाश बाली, जो इस क्राइम में घायल भी हुए थे, उन्हें ऑर्थर रोड जेल बुलाया जाता है और उनके साथ प्रियंका फर्नांडिस को भी बुलाया जाता है। और अविनाश बाली ने जब जितेंद्र राणा को आइडेंटिफाई किया तब जितेंद्र ने हंसते हुए उससे कहा कि वो उससे फिर मिलेगा और प्रियंका फर्नांडिस ने भी यही कहा कि उन चारों के अंदर इस क्राइम को करने का कोई भी गिल्ट नहीं बचा था। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि कोई आदमी ऐसा क्राइम करने के बाद सुकून से कैसा सो सकता है। इस केस को शुरू हुए 5 साल हो गए थे और 5 मई 2016 को स्पेशल वुमेन्स कोर्ट के जज विशाली जोशी ने उन चारों क्रिमिनल्स को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस के जजमेंट के बाद किनन के पिताजी वेलेरियन सैंटोस ने ये कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, हो सकता है कि वो लोग कोर्ट में फिर से अपील करें और हुआ भी वैसे।
उन चारों अपराधियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की और उसी तरह ये केस आज भी चल रहा है। वेलेरियन सैंटोस ने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पर 12 मार्च 2025 को हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इस केस को कीनन सैंटोस के भाई शेन सैंटोस आज भी लड़ रहे हैं। शेन सैंटोस इस क्राइम के वक्त सिर्फ 19 साल के थे और वो एक हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल बनना चाहते थे। उन्होंने अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए लॉ की पढ़ाई की और जून 2025 में स्टेट गवर्नमेंट को एक लेटर लिखी कि वो इस केस में एक सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असाइन करे और स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी ये मांग को पूरी की और उसी तरह आज भी ये केस मुंबई के कोर्ट्स में लड़ा जा रहा है।